हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व, जिसको जो है बिहार बोर्ड ने जो है अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल सेट अपलोड हुआ है। आइए नीचे देखते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको OMR शीट मिलेगा, उस पर जो है आपको गोला बनाना है। 100 क्वेश्चन टोटल दिए रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है। 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी छोटी संयुक्त संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। संयुक्त संख्या को बच्चों भाज्य या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। आप पढ़े होंगे, इसी को भाज्य संख्या कहते हैं या इसी को जो है यौगिक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, यानी 2 से अधिक। कहने का मतलब है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके साथ किसी अन्य से भी भाग लगे, उसको क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या कहा जाता है। ओके, तो देखिएगा इसमें कौन है। 1 में तो सिर्फ 1 से भाग लगेगा, 2 में सिर्फ 2 और 1 से लगेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं है, यानी स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 3 भी स्वयं और 1 से कट रहा है। 4 को देखते हैं तो 4 होगा, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, यानी 1 और स्वयं के अलावे 2 भी है, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, 4 है। ठीक है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पाई है, तो आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का एक और मान होता है 22/7। यह जो है परिमेय संख्या है, इसको याद रखेंगे आप कि यह परिमेय संख्या है 22/7। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर रहेगा। जैसे ये नंबर में दिया हुआ है √3/12, 3 एकम 3, 3 चौका 12। √1 का 1 होगा और √4 का 2 होगा, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए बी नंबर जांच कर दें। √2/10, 2 एकम 2, 2 5 10। 1 का √1 का 1 हो जाएगा, √5 यहाँ रहेगा। यह होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये √7 जो दिया हुआ है इसको कट करेंगे, आप एक आएगा। √1 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये भी नहीं होगा। और √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, √2 गुणे 2 बराबर, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के लसाअ तथा मौसा बराबर है तो संख्या है। तो याद रखिएगा आप, दो संख्याओं के लसाअ और मौसा उसी कंडीशन में बराबर हो सकते हैं जब दोनों संख्याएं बराबर हों। जैसे 5 और 5 ले लो, इसका लसाअ मौसा निकाल लो। लसाअ भी 5 आएगा और मौसा भी 5 आएगा। 10 10 ले लो, कुछ भी ले लो, 12 और 12 ले लो, 50 और 50 ले लो। तो जब संख्याएं बराबर हो तो उनका लसाअ मौसा बराबर होगा, याद रखिएगा, तो बराबर वाला होगा उसमें। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि 0.29 के ऊपर जो है रेकड़ी है, बार है, वो उस बराबर कितना होगा। क्लास 9th में इसको पूरा आपने जो डिटेल्स तरीके से सॉल्व करना सीखा है, यहाँ हम शॉर्टकट में सीखेंगे। तो 0.29 के ऊपर रेकड़ी है तो इसका हो जाएगा 29/99। 2 के ऊपर रेकड़ी है तो 2 9 होगा, जिससे एक रहे। 1 के ऊपर 0.3 के ऊपर रेकड़ी हो तो क्या होगा, 3/9। कटने वाला होगा तो काट लेना, 3 एकम 3,
3 तिरिका 9, 1/3। अन्य देख सकते हो, जैसे मैंने 2 के लिए 2 के ऊपर था, यहाँ पे देख रहे हो 2 के ऊपर था रेकड़ी, तो मैंने क्या लगा दिया, 2 9 लगा दिया। ठीक है। यदि जो है 3 के ऊपर है, जैसे 0.215 के ऊपर रेकड़ी, तो क्या करेंगे, इसके लिए जो है 215/999। 4 के ऊपर रेकड़ी रहेगा तो 4 लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यदि हो जाए 1.125 के ऊपर रेकड़ी, तो क्या करेंगे, 125 में से 1 को घटा दो, ये जो दशमलव को पहले वाला है, अब बट्टा 3 के ऊपर है तो 999। ठीक है। यहाँ भी 0 आप माइनस कर सकते थे तो वैल्यू सेम होता। यहाँ 1, चूँकि 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो तो यहाँ माइनस करेंगे। खैर, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसको मैं जो है अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे होगा इसका, जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चन होंगे। तो इसका जो आंसर होगा कौन होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है 29/99। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा इसमें, तो वैल्यू पुट करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन थीटा जो होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यहाँ कर लेता हूँ, 4 LCM हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 3, 1/4। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार किसका होगा, यदि हर जो है नीचे वाला जो होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 का पावर हो या 5 के पावर के रूप का है, या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप का है। 2 और 5 के अलावा किसी अन्य के पावर के रूप का नहीं आना चाहिए, यानी हर के परिमेयकरण में सिर्फ 2 और 5 दिखने चाहिए, तब जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। तो जो नीचे वाला हर है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल के चेक करेंगे, पता चल जाएगा। तो आइए जो है 40 का पहले निकालते हैं। यहाँ पे 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, सिर्फ यही 2 और 5 आ रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। इसका देखिएगा आप 21 का, तो 7 तो गुणे 3 गुणे 7 आएगा ये, इसका भी निकालिएगा तो अलग कुछ आएगा। इसमें 121 है तो 11 गुणे 11 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, वो क्या है, ये है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत जांच करना है। ठीक है। तो देखिएगा 8 का यहाँ निकाल लो, 8 का 2 गुणे 2 चौका 8, 2 से 2, ये तो शांत होगा। ठीक है। ये नहीं होगा। यहाँ देखिए कटने वाला वो काट लेना, बी में देखिए कटने वाला 6 को 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आया। यहाँ भी नीचे 5 है, ये भी नहीं होगा। उसी तरह से जो है 512 का चेकिंग कर लेते हैं हम लोग। 512, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 32 दूनी 64, 32 का यहाँ से कर लेते हैं, सॉरी 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, सिर्फ 2 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचा हुआ है आपके पास, ये 343, 31/343, यही होगा सही आंसर। फिर भी आइए देखते हैं 343 का 7 से कर लो, 7 चौका 28। ठीक है। 63, 7 9 63, 7 से 7 आ गया नीचे, तो ये होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, तो 400 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले, फिर पता चलेगा कि 5 के कितने पावर आ रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50,
25 25 5 2 बार आया, 2 पावर होगा, यानी 5 के कितने घातांक हैं? तो 5 के 2 घातांक हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा मौसा 130 और 15 बराबर मौसा एक्स वाई। तो एक्स वाई का मान आपको पता होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने मौसा निकालना सीखा होगा। तो क्या होता है, जो भाज्य होता है या भाग विधि से भी आप बनाते हो, उस भाज्य में जो है ये जो आपको शेषफल बचता है उस शेषफल से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 130 में भाग विधि से मैं कर दूं, पहले आप 15 से भाग दे रहे हो तो 15 बटे 120, 10 शेषफल हो गया। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल है ना, आप लिख लेंगे याद के लिए, प्लस शेषफल ये होता है। यहाँ देख लीजिएगा 130 फर्स्ट स्टेप तो हो गया, 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10। अब क्या करेंगे, इस 15 में 10 से भाग देंगे तो 15 बराबर 10 एकम 10, सब 5 शेषफल बच जाएगा। फिर इस 10 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो है भाज्य है या भाजक है, भाजक में शेषफल से भाग देते हैं ना, यही प्रक्रिया चलता है। जैसे 130 में हमने क्या किया, 15 से भाग दिया, 15 बटे 120, फिर 10 आया, इस 10 से हमने 15 में भाग दिया, 10 एकम 10, यही काम चलता है। तो यहाँ 10 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो किसका किसका मौसा आएगा एक बराबर, 130 और 15 का मौसा, 15 और 10 का मौसा, 10 और 5 का मौसा, तीनों का मौसा एक बराबर आएगा। तो इसमें से या तो ये ऑप्शन दे सकता है या तो ये, कोई होगा उसको चूज कर लेंगे। कौन सा दिया हुआ है, 15 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, √125 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर पता चलेगा। 5 से 25 मरतों में 5 से 5, 2 5 के बदले जो है 1 5 बाहर निकल जाएगा, 5 और √5 लग। तो क्या गुणा करें, परिमेयकरण गुणांक का मतलब क्या गुणा करें कि वो परिमेय संख्या बन जाए, तो इसके लिए √5 से गुणा करेंगे अपने मन से। तो √5 गुणा √5 5 हो जाएगा, यानी √5 होगा आपका। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है। फिर आइए देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य कहो या असह भाज्य कहो, दोनों का एक ये नाम है, ये दोनों सेम ही चीज होता है, सहभाज्य या असहभाज्य। इसमें आपने पढ़ा होगा जिन संख्याओं के बीच 2 से अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं, जिन संख्याओं के बीच का मौसा एक आए तो आप मौसा निकाल सकते हैं किसी भी विधि से। यहाँ 9 और 16 का मौसा निकाल के देखिएगा, एक आएगा, ये होगा। इसका मौसा 5 आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका 13 5 65 13 आएगा, इसका 21 आएगा, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये होगा, जिनके बीच का मौसा एक हो वो सहभाज्य होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कह रहा है कि रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद में का घात जो होता है एक होता है, जिस बहुपद के चर पद का घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो जितना पावर होगा उतना ही शून्यक होगा, एक ही होगा। कोई कहे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो इसके 2 होंगे। कोई कहे कि त्रिघात के कितने शून्यक होंगे, तो 3 होंगे। चतुर्घातीय के कितने शून्यक होंगे, तो 4 होंगे। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुपद x-1 का शून्यक है, तो x-1 शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर दो, तो दिस इम्प्लाई x बराबर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं हम लोग। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला है, ये अल्फा बराबर दिया हुआ है -4 और बीटा बराबर दिया हुआ है 7, मान लीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला था x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, -4 + 7 को करिएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो -3x, और देखिएगा प्लस है, यहाँ -4 है और +7 है, गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौका 28, ये होगा -28। एक्स स्क्वायर -3x -28, ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर -3x -28, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ योग और गुणनफल निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिया ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 6, तो क्या होगा, बहुपद बराबर फार्मूला लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है तो 5x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है, 6 है तो 6, एक्स स्क्वायर -5x + 6, ऑप्शन नंबर आपका -5x + 6 बी होगा, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद y स्क्वायर -6x + 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा, यदि कोई भी जो बहुपद का मानक रूप है, मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप इसको जानते हैं, ये उसका मानक रूप है, ठीक है, हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, बी क्या है, x का गुणांक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये c अचर पद है, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स की जगह पे y दिया है तो y स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अचर पद क्या है, 8 है, और y का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, यानी बराबर 8 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि कर बहुपद f(x) = 3x स्क्वायर -7x + 2, तो f-1 का मान, f-1 का मान निकालना है, तो x की जगह पे -1 पुट करके हल कीजिए, f-1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 + 2, ठीक है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1 1 3 ही रहेगा, यहाँ माइनस 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 और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, +7 एकम 7 + 2, 3 7 10 2 12, आपका आंसर आएगा 12, देख सकते हैं 12 यहाँ बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक, तो आप x स्क्वायर -3 के शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करेंगे हम लोग, या x स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, तो डिसिम्प्लाई x बराबर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट करेगा, +-√3, आप देख सकते हो +-√3, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। अगला है, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है, तो हल कर लो। 6x - 2y = 0 एक मान लो, 10x + 2y = 32 2 मान लो, दोनों को जोड़ लो, ये y कैंसिल हो जाएगा, 16x 6 और 10 16 हो जाएगा, बराबर 0 और 32 जोड़ोगे तो 32 होगा, 16 दूनी 32, x का मान क्या आएगा, 2, तो x का मान यहाँ लिख लो, क्योंकि जगह कम है बार बार मिटाना पड़ रहा है, x बराबर 2 हो गया, ठीक है। इस मान को कहीं भी पुट कर लो, मान लो मैंने इसमें पुट कर लिया, तो 10 × 2 + 2y = 32, 10 दूनी 20 ये हो जाएगा, तो 2y = 32, और ये 20 इधर माइनस कर दो, 20, ठीक है, तो y बराबर 12, 32 में से 20 जाएगा, 12/2, 2 इधर भाग कर देगा, 2 × 6 = 12, y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 6,
और x का मान कितना था 2 था, x का मान 2 यहाँ देख सकते हैं और y का मान 6। ठीक है, तो कौन सा होगा, x बराबर 2 y बराबर 6, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 21 देखते हैं। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो P का मान होगा। समानांतर के लिए क्या केस है, आपको याद होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर c1/c2। ये दो रिलेशन लेके चलेंगे, इसी से हम निकाल सकते हैं। तो आपको a1 a2 b1 b2 पता होना चाहिए। देखिएगा ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, माइनस इधर आ जाएगा, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियर है, तो देखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 है 4 है ना, और a2 क्या है 12, b1 क्या है p और b2 क्या है 9, यही निकालना है। यहाँ b2 है, ये b1 है। क्लियर, y का जो गुणांक है 4 कम 4 4 3 12, क्या आया 1/3 p/9। 9 इधर भेज दो, यहाँ से इधर भेज दो, यहाँ 9 भेज दोगे, इसको हटा देता हूँ तो 3 3 9, p का मान आएगा क्या 3 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान, अनगिनत हल होने के क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो दो लेके चलो, क्योंकि यहाँ के का मान निकालना है तो किसी दो को बराबर करो, यही फार्मूला लेके चलो। तो होगा ये x का गुणांक जो है यहाँ पे a1 है, यहाँ y का जो गुणांक है a2 है, और ये जो है सॉरी a1 है, b1 है, c1 है, और यहाँ x का गुणांक जो है 5 वो a2 है, यहाँ k जो है b2 है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2, दो फर्स्ट का लेके चलो। a1 कुछ नहीं तो 1 है, a2 जो है 5 है, b1 जो है 2 है और b2 k है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा आता होगा आपको, है ना, ऐसे कर लो। 5 से 1 में गुणा करेंगे, 5 से 1 में k से गुणा करेंगे तो k, और 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 10। k का मान क्या आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी नंबर आपका ऑप्शन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए इसको हल करना पड़ेगा प्रत्येक को। जैसे इसको हल करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर दिया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। आप पाएंगे कि x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात में रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये नंबर तो ये तो नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। बी देखते हैं, इसको जांच करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a है ना, b 2 गुणे a गुणे b, यहाँ पे 2x, ए की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4 है तो 3x प्लस 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 3x प्लस 12। तो आप देख सकते हो इसमें मैक्सिमम जो घात आएगा x का वो 2 ही आएगा, या कि इधर माइनस भी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यह जो है द्विघात समीकरण होगा, बाकी कोई नहीं होगा, आप जांच करके देख लेना। ठीक है, द्विघात समीकरण वो हो जिसमें चर पद का महत्तम घात 2 होता है, तो वही होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, नंबर 24 देखते हैं। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं।
इसके मूल का मान पूछ रहा है तो आपको पहले याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इसके मूल जो x का मान होता है वो होता है द्विघात्री सूत्र याद होना चाहिए, द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो आइए देखिए यहाँ पे ए बी सी के जगह पे क्या दिया हुआ है। ए के जगह पे दिया हुआ है पी, जहाँ रखेंगे यहाँ पे देखिए बी के जगह पे है क्यू और सी के जगह पे क्या है अचर पद में आर है। ठीक है, तो क्या होगा x बराबर माइनस बी, तो b क्या है क्यू है तो माइनस क्यू। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac तो q² माइनस 4, ए के जगह पे p है और c के जगह पे r है। ठीक है, बाई 2a, ए के जगह पे p है, यहाँ देख सकते हैं कि जगह पे p है बाई 2p। तो x बराबर माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट q² माइनस 4pr बाई 2p। ऑप्शन नंबर बी है, आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको कि डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी डिस्क्रिमिनेंट जिसको विविक्तर कहते हैं, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसको आप ज्ञात करके ही पता कर पाएंगे कि मूल कैसे होंगे, है ना। यदि d बराबर 0 हो जाए यानी इसका मान क्या है 0 आ जाए तो मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, और यदि d जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी 0 से बड़ा हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो मूल क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। और यदि d जो है d लेस देन 0 आ जाए, निगेटिव में आ जाए, निगेटिव संख्या हो तो मूल जो है अवास्तविक होगा। इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इतना के मूलों की प्रकृति बताइए, तो d निकाल लो b² माइनस 4ac। तो यहाँ a क्या है 6 है, x² का गुणांक 6 है, b भी 6 है, यहाँ x का गुणांक भी देखिए 6 है और अचर पद c क्या है 1 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac ज्ञात करो। 6 का स्क्वायर b 6 है, 4 a का मान 6 है, c का मान 1 है। ठीक है, 36 माइनस 24, 6 चौका 24 कितना आएगा 12 आएगा। तो ये 12 जो है क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ मूल जो होगा वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि इतना के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या है 18, माइनस 18 है तो माइनस 18 और ए की जगह पे 3, माइनस माइनस प्लस 18 बाई 3, 3 छके 18 यानी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, यानी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो क्या कंडीशन होगा तो देखिएगा। मान लीजिए कि एक मूल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा दिया है, दूसरा मूल बीटा है तो बीटा जो है 1 बाई अल्फ़ा के बराबर, एक दूसरे के व्युत्क्रम दिया हुआ है। ठीक है, कब ये संभव है तो आइए देखते हैं। इसको जो है आप लेके चलेंगे, बीटा बराबर 1 बाई अल्फ़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या हो गया, ये इधर जाके गुणा करेगा तो क्या होगा बीटा इंटू अल्फ़ा बराबर 1, ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला हम पढ़े हैं c बाई ए बराबर 1। तो दिस इम्प्लाई यहाँ आ जाएगा c बराबर ए। मूल
व्युत्क्रम उसी समय होंगे जब सी और ए आपस में क्या हों, बराबर हों। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखते हैं। समानांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2 और 2 का 15वां पद है। तो 15वां पद पहले ए यहाँ लिख लीजिए, ए है 1/2 प्रथम पद है, और डी कितना है 1 माइनस 1/2, A2 माइनस A1 होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये आ जाएगा 1/2, एक में से आधा घट जाएगा। ठीक है, 15वां पद बराबर T15 बराबर क्या होता है, TN बराबर होता है A प्लस या AN बराबर होता है AN बराबर या TN बराबर, इसी को फार्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम लोग काम करेंगे। A15 बराबर होगा A प्लस 14D, ए का मान 1/2 है, 14, डी का मान भी 1/2 है, इसे इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 यानी 1/2 प्लस 7, इसका मतलब है 7.1/2 यानी 7 दूनी 14, 15/2 आएगा। आप इसको हल कर लेंगे। कहने का मतलब है आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही होगा। इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ बी नंबर है 15/2। ठीक है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर हो तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर हो चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो एपी में होगा, एपी में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा, और यदि नहीं हो तो नहीं होगा। ठीक है, तो जांच करेंगे, आप देख के एक एक करके सबका जांच करिएगा, इसका भी करिए, इसका भी करिए, इसका करिए, इसका भी करिए। मुझे जो है आप ये बट्टा वाला भी कर लेंगे, टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखिएगा 10 माइनस 4 डी नंबर 6 आएगा, 15 माइनस 10 क्या आएगा 5 आएगा, है ना। तो यहाँ जो है देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू B2 माइनस B1 है। तो ये जो डी नंबर है वो AP में नहीं है। बाकी सब की आप जांच कर लेंगे, सब AP में आएगा, ये नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सारवंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग, तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो 12 पदों का योग करें तो 12/2, 2a प्रथम पद 9 है तो 2 गुणे 9, 12 में से 1 जाएगा 11 और डी का मान है -3। क्लियर, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, 2 छक्के 12, यहाँ हो जाएगा 6, 9 दूनी 18, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, तो 11 तियाँ 33, 18 में से 33 घटाइएगा कितना होगा, इसको मैं यहाँ से 6 इंटू यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 6 गुणे 18 में से 33 को आप माइनस कर लीजिए, माइनस आएगा 15, तो 15 छक्के 90, -90 आएगा। ठीक है, ये जो है -90 ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। समानांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। n का मान निकालना है, ये 17 है और d जो है 34 माइनस 17 यानी 17 है, तो n का मान, तो कौन सा पद जो है 170 है, ये an होगा, यह जो 170 है वो क्या होगा an, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान दिया है 170 बराबर 17 प्लस n माइनस 1 और d भी 17 आ रहा है, यह इधर आके माइनस होगा, 17 इधर माइनस कर दीजिए और फिर जो है माइनस करने के बाद इस 17 से डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, ये आ जाएगा 17 माइनस होगा 153/17 बराबर n माइनस 1, 17 से 9 मरतों में ये 1 इधर प्लस हो जाएगा आकर, तो n का मान आ जाएगा 10, कितना आएगा
n बराबर 10। वैसे भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 17 का पहाड़ा दिया है, 17 दूनी 34, 17 51, इस तरह करके 17 दहाँ का 170, यानी n का मान क्या आएगा 10, 10वां पद होगा। नहीं तो AP से आप ज्ञात कर लीजिए, ये बेसिक चीज़ है। समानांतर श्रेणी 51, 48, 45, 6 में पदों की संख्या, यहाँ भी उसी तरह से n का मान ज्ञात करना है ना। तो पदों की संख्या, यहाँ लास्ट पद जो है ये दिया हुआ है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो सीधे रख लो। 6 बराबर 51 प्लस n माइनस 1, और d जो है 48 में से 51 घटाएंगे कितना आएगा, तो -3 आएगा। ठीक है, 51, 6 माइनस 51 कर लो, बराबर n माइनस 1 इंटू -3, 6 में से 51 को घटाएंगे क्या आएगा, -45 आएगा। ठीक है, ये -3 जो है गुणा कर रहा है, इधर आके भागा करेगा, माइनस से माइनस खत्म, 15 तियाँ 45, 15, तो बराबर n माइनस 1, ये -1 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 16। कितना आएगा, 16। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप जो है 0 से 50 के बीच आप जानते हैं सम संख्या होगा, सम संख्याओं की संख्या 25 होगी, और विषम संख्याओं की संख्या भी कितनी होगी, 25 होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 25। और नहीं तो मान लीजिए कि 50 तक है तो आपने जज कर लिया, आप चाहें तो AP की मदद से भी बना सकते हैं। कौन कौन सी विषम संख्या है 0 और 50 के बीच लिखिएगा, 1, 3, 5, 7, है ना, डॉट डॉट डॉट, और सबसे अंतिम वाला क्या है 49 है। और जो अभी मैंने फार्मूला लगाया था n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n के जगह पे 49 पुट कर लीजिए, a के जगह पे 1 पुट कर लीजिएगा, और d के जगह पे जो है 3 में से 1 जाएगा, 2 का अंतर पुट कीजिएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 25। आप सॉल्व करके देख लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 15 cm, BC बराबर 1 सेमी तथा AC बराबर 4 सेमी, तो tan A बराबर होगा। पहले मैं फिगर बना दूं समकोण त्रिभुज ABC, ये रफली मैंने एक फिगर बना दिया। यहाँ A लिखिएगा, यहाँ B लिखिएगा, यहाँ C लिखिएगा। B पे 90 डिग्री है, ठीक है। AB का मान जो है √15 सेमी है, BC 1 है, और AC का मान जो है 4 सेमी है, ठीक है। tan A पूछ रहा है इस कोण के लिए। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है क्या, P/B, लंब बट्टा आधार। तो इस A के लिए, ये जो A न्यून कोण है, इसके लिए लंब कौन होगा, BC होगा, और आधार कौन होगा, AB होगा। तो P/B, तो BC का मान 1 है, और AB का मान कितना है, √15, यानी 1/√15 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है C है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है कि यदि cosec फाई इक्वल टू K, तो cos फाई का मान निकालो। तो पहले हमको जो है PBH पता होना चाहिए। cos फाई का फार्मूला होगा, cos फाई बराबर होगा B/H, तो B और H का मान मालूम होना चाहिए। तो cosec फाई जो दिया हुआ उसे निकालते हैं। cosec फाई इक्वल टू K है, तो cosec थीटा का होता है H/P इज इक्वल टू K बाई नीचे 1 हो जाएगा। H का मान K हो गया, और P का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से P² प्लस B² इज इक्वल टू होता है H², ठीक है। तो B² बराबर हो गया H² माइनस P²। H का मान क्या है, K है, तो K का स्क्वायर, और P² P का मान क्या है, 1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। यहाँ B बराबर क्या होगा, स्क्वायर जाके रूट कर देगा, ये स्क्वायर जो रूट करेगा, तो K² माइनस 1। तो B का है मान यहाँ पुट कर दो, √K² माइनस 1 बाई H का जो मान है वो K है, यानी cos फाई का मान होगा √K² माइनस 1 बाई K। ऑप्शन नंबर देख लेंगे।
ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में है 1/sec⁵। 1/sec⁵ इक्वल टू cos⁵ होता है। cos का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट cos होता है। ठीक है, उसके बाद से है cot x इंटू tan x। तो cot x को लिख सकते हैं 1/tan x, चूँकि cot जो है tan का अपोजिट है, इंटू tan x कट जाएगा, 1 आएगा। वैसे इसका फार्मूला भी 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखते हैं। यदि cos⁵ इक्वल टू 1/2 तो cosec⁵ का मान क्या होगा? cos⁵ इज इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू है? cos 60 डिग्री का। तो फाई बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। तो cosec⁵ का मान पूछ रहा है, इसीलिए cosec 60 डिग्री निकाल लीजिए। cosec 60 डिग्री क्या होगा? 2/√3। वैल्यू याद होना चाहिए, 2/√3। ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ये हो गया बी नंबर। ठीक है, वैल्यू याद रहेगा तो आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। मैथ के सारे फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यदि फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री तो sec⁵ प्लस cosec⁵ का मान क्या हो गया? क्या होगा भाई? तो sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। sec 45 का मान होता है √2, cosec 45 का मान भी होता है √2, तो हो जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 40 देखते हैं। यदि 3 tan a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो a का मान क्या है? √3 tan a। तो √3 tan a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या √3 tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। √3 जो है इधर गुणा कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। tan a इज इक्वल टू 3/√3। √3 से 3 को कट करेंगे √3 टाइम्स में। √3 जो है tan 60 का मान है, tan 60 डिग्री। tan से tan खत्म हो जाएगा, a बराबर क्या आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सेक 35 डिग्री बाई cosec 55 डिग्री का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, या नीचे वाले के बदले आप कर सकते हैं cosec थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिएगा, ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ठीक है, बाई cosec 55 डिग्री का होल स्क्वायर। cosec 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 ही आएगा। cosec 55 डिग्री बाई cosec 55 डिग्री का होल स्क्वायर। ये खत्म 1 टाइम्स में 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी सही होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। cos 45 का मान क्या होगा? 1/√2 होगा। sin 0 का मान 0 होगा। ये cosec 60 का मान क्या होगा? तो cosec 60 का मान होगा 1/2, और cot 45 का मान 1 होगा। तो ये सबसे बड़ा cot 45 जो है 1 जो है सबसे अधिक है। ठीक है, 43 नंबर में कह रहा है sin 30 डिग्री का मान। sin 30 का मान 1/2 होता है। फिर है 44 नंबर में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो आपको फार्मूला पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया तो 1 को इधर ले आइए और साइन को उधर भेजिए। तो डिसिम्पलाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, साइन इधर से इधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आप देख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को उधर भेजिएगा तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले, इस चीज़ के बदले हम लिख सकते हैं माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे माइनस टैन स्क्वायर थीटा गुणे कॉट स्क्वायर थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -1। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला 46 नंबर भी देख लेते हैं। साइन अल्फा गुणे कॉट अल्फा, तो साइन अल्फा गुणे कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यदि थीटा बाई 5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 गुणे कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो थीटा बाई 5 बराबर 12 डिग्री है, तो दिस सिंप्लाई थीटा बराबर होगा 12 25 60 डिग्री। इसका मान निकालिए। 3 गुणे, इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 गुणे कॉसिक स्क्वायर 60 डिग्री, 3 गुणे कॉसिक 60 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, तो 3 गुणे 2 दूनी 4, ऊपर का √3 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी 4 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन पहले निकाल लीजिए। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पता करनी है हमको, तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको हटा देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स के बदले लिख लिए साइन एक्स, और कॉस 4 के बदले क्या होगा? साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर एक्स के बदले साइन एक्स होता है, तो पावर 4 है का मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो सेम टू सेम आया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो 1 आपका आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये जो है सी नंबर आपका आंसर होगा। 49 में है, निम्नलिखित में कौन सा कॉसिक 60 डिग्री के बराबर है? तो कॉसिक 60 सेक 30 के बराबर होता है। कॉसिक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, और सेक 30 का भी वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, तो कॉसिक थीटा का मान कितना होगा? तो आइडेंटिटी लेके चलनी पड़ेगी। हम लोग को पता है, एक तो ये हो गया x बराबर x, एक नंबर इसको मान लेना। आपको पता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होगा। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या x है, तो इसके बदले हम x लिख सकते हैं। तो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये x जो है इधर गुणा कर रहा है, एक के नीचे इधर आके भाग करेगा। ठीक है, 1/x, इसको 2 मान लेना, ये ऊपर वाला हमने 1 माना था,
1 और 2 को ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 2 कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ x है और यहाँ क्या है 1/x है, x प्लस 1/x। फिर ये इसका एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x² प्लस 1, अब फुल नीचे x हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या होगा 2x, यानी x² प्लस 1/2x आपका आंसर होगा। देखिए तो x² प्लस 1/2x, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर है। 51 नंबर देख लेते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये थीटा ही तो है दोनों जगह, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जो है आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। ठीक है। 52 नंबर देख लेते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे आप जब आईएससी में जाएंगे तो ये फार्मूला होता है गाइज, sin 2a बराबर होता है 2 tan a बाई 1 + tan स्क्वायर। क्या होता है 2 tan a बाई 1 + tan स्क्वायर। इसी फार्मूला पे ये बेस्ट है। तो sin 2a यानी 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री इसका हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर होगा डी नंबर। लेकिन आइए हम लोग इसको 10th में यदि सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखकर हम लोग इसको बनाते हैं। देखिएगा 2 tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर है 2/√3, 2 से ऊपर गुणा होगा इसमें तो, और नीचे क्या होगा बराबर यहाँ नहीं देंगे, ये मूल बट्टा के सामने बराबर देंगे। 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 3 होगा। ठीक है। यहाँ मैं फिर कर देता हूँ बराबर ये 2/√3 गुणे ये जो मूल बट्टा है ये नीचे वाला गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ नीचे 1 छिपा हुआ है, देखिएगा 1 और 3 कैल्शियम 3 आएगा और 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4/3 है। जब इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3 से 3 को √3 मरतों में काटेंगे, √3/2 जो कि किसका वैल्यू है sin 60 डिग्री या cos 30 डिग्री। तो आपके यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है। 6 मीटर ऊंचा जो है लंबा एक खंभा है, जैसे कि मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। ये है 6 मीटर, मान लेते हैं खंभा है एक, ए बी है। ठीक है। इसकी छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है, ये छाया इसकी बन रही है 2√3 मीटर ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये आपका ये उन्नयन कोण होगा थीटा, इसका मान निकालना है। तो क्या होगा, इसको सी मान लीजिए। यहाँ सीधा सा जो है tan थीटा, ये थीटा के लिए जो है ये लंब हो जाएगा, ये भी क्या होगा लंब होगा, और बीच ए सी क्या होगा आधार होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB/AC, क्या होता है P/B। तो ए बी लंब है और ए सी जो है आधार है। तो ए बी है 6 और आधार है 2√3, 2 3 6, √3 से इसको कट करेंगे √3 टाइम्स में, तो किसका वैल्यू है tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan से tan खत्म, काटेंगे नहीं, खत्म हो जाएगा। तो डी सिंपलाई थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण जो होगा वो कितना होगा वहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर डी।
आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। ये भी जो है हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी। यहाँ जो है आधार पता करना है। ये मान लीजिए मीनार है, इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर, और कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण हुआ, ये उन्नयन हो गया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो छाया की जमीन पर क्या लंबाई होगी, यानी BC हमको कैलकुलेट करना है। ये BC का मान है, व्हाट BC कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर tan थीटा लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, थीटा 60 है, AB तो AB है 15 बट्टा BC ही कैलकुलेट करना है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 15/BC। ये BC इधर भेज देंगे और √3 को इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ BC बराबर 15/√3। नीचे जो है अपरिमेय संख्या है तो परिमेयकरण करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 गुणे √3 मिलके जो है 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 5 मरतों में, यानी 5√3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 5√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है इसका 56 करते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष, यह जो है ये देखते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको एक्स अक्ष कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं, और इसका नियामक 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। ठीक है, आइए 57 नंबर है। बिंदु -6 -8 किस पाद में है। सबसे पहले इसको समझ लेंगे आप। ये जो हम बनाए हुए थे इसके 4 क्वाड्रांट आ रहे हैं, x डैश है और y डैश है। ठीक है, इसमें जो है x वाला इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, y का इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें x का भी मान प्लस रहेगा और y का भी प्लस रहेगा प्रथम पाद में। दूसरे पाद में आप देख सकते हैं x का मान माइनस में है, y का मान प्लस में है। ठीक है, तीसरे पद में x और y दोनों माइनस है। चौथे पद में आप देख सकते हैं x का मान प्लस है और y का मान माइनस है। तो पहले x को दिखाते हैं, बाद में y को। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है -6 -8 दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव किस में होता है, तृतीय पाद में होता है। किस पाद में, तृतीय पाद में, तो आपका आंसर होगा तृतीय पाद। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मूल बिंदु से, मूल बिंदु का भी नियामक मैंने बताया, बिंदु P जिसका मान है sin थीटा cos थीटा की दूरी है। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0, 0। तो दूरी का क्या फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा। दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 भी हो सकता है, ये x2 x1 से कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो √, इसको मान लेते हैं sin थीटा जो है x2 है और मूल बिंदु का नियामक 0 0 था, तो ये x1 0 है, तो sin थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो cos थीटा y2 है और y1 इसका है 0, तो cos थीटा -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो sin थीटा -0 यानी sin स्क्वायर थीटा, रूट के ही अंदर रहेगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो √1 √1 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर जो है, बिंदुओं R11 और S-1 के बीच की दूरी, यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। आप छांट सकते हैं, x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, यहाँ से x2 बराबर -1 और y2 बराबर 5। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए आप, इसीलिए जो है दूरी बराबर
क्या होगा, रूट अंडर, अपना लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 1, ठीक है। तो -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 5 में से 1 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, √5, 2√5 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 2√5 इकाई, ऑप्शन नंबर 59 है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 59 का। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। पहला जो नियामक होता है वो x नियामक होता है, याद रखिएगा, x नियामक होता है, और बाद वाला जो होता है वो y नियामक होता है, हमेशा इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है y 8 होना चाहिए, जैसे y का मान 8 दिया तो यहाँ 8 है, ठीक है, ये भी 8 है, ठीक है, ये भी 8 है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 आ गया है, तो कह रहा है कि किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, तो इससे होकर नहीं गुजरेगी, डी नंबर से नहीं गुजरेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में बताया था मैंने, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो देखिए कौन पॉजिटिव है, ये ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर जो है 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु ए 5 6 y अक्ष से 5 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। आप ये जब इसका एक्सिस ड्रॉ करेंगे x x डैश y डैश, तो y अक्ष से जो लांबिक दूरी होगी ना, y अक्ष से जो लांबिक दूरी होगी वो x नियामक होगा, क्या होगा, x नियामक। तो इसका x नियामक कितना है, 5 है, तो 5 इकाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। बिंदुओं m -2, 10, n -8, 14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। तो मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। फार्मूला आप याद रखेंगे। तो x1 क्या है, -2 है, x2 क्या है, -8 है, तो +-8/2, y1 + y2/2। तो y1 जो है 10 है, तो 10 + y2 क्या है, 14 है, यानी 14 है, बटा 2। यहाँ देखिए तो -2 -8 -10 हो जाएगा, -10/2, यानी इसका -5 मान आएगा। और यहाँ 10 और 14 24 होगा, 24/2 यानी 12, -5 और 12 यही होगा आपका, यानी -5 और 12, ऑप्शन नंबर सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6, -8 और -6, 8 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। ये यदि मैं वृत्त बना दूं और ये इसका व्यास हो, जो इस सिरे से लेकर इस सिरे तक हो, इसका सेंटर जो है एकदम बीचों बीच में होगा। तो पहले वाले का निर्देशांक है 6, -8, ठीक है, और इधर वाले का है -6, 8। कह रहा है कि केंद्र का निर्देशांक बताओ। तो केंद्र आप जानते हैं बीचों बीच में होता है, मध्य बिंदु के नियामक से हम इसको निकाल सकते हैं। तो होता है x नियामक x1 + x2/2। तो यहाँ 6 + -6 करेंगे तो 0/2, यानी इसका 0 आएगा। फिर उसी तरह y नियामक y1 + y2/2। तो यहाँ जो -8 + 8 करेंगे वो भी 0/2 आएगा, यानी 0 आएगा। तो इसके जो नियामक आएंगे वो कितने आएंगे, केंद्र के नियामक जो होंगे 0,0 होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी है, सी नंबर, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। बिंदु ए 3,4 और P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान है, मूल बिंदु मान लीजिए O है, इसका नियामक होगा 0, 0। इससे दो बिंदु हैं, एक तो A है और एक क्या है, B है, दोनों समदूरस्थ है, तो क्या होगा जी, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, OA = OB होगा।
तो ओ ए, ये ओ से ए का नियामक है। यदि ये 0 0 x1 y1 है तो ये है x2 y2 है ना, x2 y2 है। तो क्या फार्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ रूट अंडर ओ बी, तो b वाला जो है x2 y2 हो जाएगा p माइनस 0 यानी p का स्क्वायर, 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर, ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीका क्या होगा, 9 प्लस 4 चौका 16 पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ करते हैं 16 और 9 25 बराबर पी स्क्वायर, और 1 जो प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 लिख देते हैं, तो 25 माइनस 1 बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, तो p का मान क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 24, 24 का क्या होगा, 6 चौका 24 लिख सकते हैं इसको, तो इसके लिए जो है 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, 2 रूट 6 जो होगा प्लस माइनस में आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी है, प्लस माइनस 2 रूट 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। बिंदुओं 0 8 6 12 और -16 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 छाटिए। x1 y1 x1 बराबर 0, y1 बराबर 8, x2 बराबर यहाँ है 6 और y2 बराबर ये है 12। ठीक है, ये देखिए x3 बराबर -16 और y3 बराबर -4। ये तो पहले हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, y2, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 मॉडुलस x1 का जो वैल्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं 0 है, और y2 माइनस y2 यहाँ है 12 और y3 है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 16 प्लस x2 की बात करें हम लोग तो x2 यहाँ 6 है और y3 माइनस y1, तो y3 आप देख सकते हैं -4 है और y1 8 है, तो -4 -8 -12। ठीक है, फिर प्लस क्या है आगे, x3 का वैल्यू जो है -16 है इंटू y1 माइनस y1 है 8 और y2 है 12, 8 माइनस 12, क्लियर, मॉडुलस। अब जो है इसके आगे का देखिए, तो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही वहाँ पे, इसका काम ख़त्म। ये देखिएगा 12 छक्के 72 माइनस 72 होगा, और यहाँ देखिए तो 8 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा माइनस में, और माइनस में 4 होगा और माइनस में 16 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 16 चौका 64 मॉडुलस के अंतर्गत। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1/2 मॉडुलस -72 प्लस 64 क्या आया था, 1/2 मॉडुलस -72 प्लस 64। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 1/2 इंटू 64 और 72 है, तो इसको सॉल्व करेंगे यानी -72 और 64 को जब सॉल्व करेंगे आप, कहने का मतलब है 72 में से 64 घटाएंगे, साइन माइनस खत्म हो जाएगा चूँकि मॉडुलस के अंतर्गत है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस -8 आएगा। मोड जो है, मोड से निकलने वाली जो भी संख्याएं हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी जो है धनात्मक रूप से बाहर निकलती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 चौका 8 यानी हो जाएगा 4, कितना होगा, 4 वर्ग इकाई आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं।
बिंदु 4-3 तथा 9-7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। y नियामक पूछा जा रहा है, तो y नियामक का क्या फॉर्मूला होता है? ये जो है m1 और m2 है, m1 रेशियो m2 है। आप विभाजन सूत्र जरूर पढ़े होंगे। तो y नियामक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पहले छांट लीजिए, x1 बराबर 4 होगा, y1 बराबर -3 होगा, x2 बराबर 9 होगा, y2 बराबर 7 होगा, और m1 m2 यहाँ 3:2 है, तो y नियामक फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 y2, m1 है 3 गुणे y2 का मान है यहाँ 7 प्लस m2 है 2 गुणे y1 का मान है -3 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 2। तो 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे -3, आप देखेंगे कौन सा है? 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे -3 बट्टा 3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यह त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री है तो कोण B का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ दो कोणों का योग 120 है, तो तीसरा पूछ रहा है, तो 180 में से 120 घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 69 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तो क्लियर होगा। ABC है और एक है DEF, ठीक है, में AB/DE, AB जो है और DE का जो अनुपात है BC/FD, ये देखो ये साइड लिया है कि बराबर है दोनों का अनुपात यहाँ, तो ये समरूप होंगे जब कौन सा कोण होगा इसमें? तो दो भुजा इसका जो है, इसके लिए AB और BC लिया है, तो इसका बीच वाला कोण B लेना पड़ेगा, और यहाँ जो है ये DE और FD लिया है, तो इसके बीच वाला कोण D लेना पड़ेगा, D। यानी जब कोण B बराबर क्या हो? कोण D हो, तब जो है यहाँ पे SAS समरूपता लाइज करेगा, है ना, और ये दोनों आपस में समरूप होंगे, यानी कोण B बराबर कोण D, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका D है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 70 देखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और BC/QR बराबर है 1/5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप जानते हैं कि आपने थ्योरम पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप याद कर लें। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का पूछ रहा है, तो भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो भुजा देखिएगा, यहाँ ध्यान देना है कि QR नीचे दिया हुआ है ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड, तो QR बाई BC का होल स्क्वायर, तो QR है 5/1 का होल स्क्वायर, 25/1 यानी 25 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। tan 90 माइनस ए, फॉर्मूला है cot a होता है, क्या होता है, cot a। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। दी गई आकृति में डी इज पैरेलल टू बीसी है, डी जो है बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एडी बराबर 5 cm है और टीबी बराबर जो है 6 cm है, ए बराबर 8 cm है। तो इसी का मान पूछ रहे हैं। आप जानते हैं पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये पैरेलल है तो समान अनुपात में भुजाओं को बांटेगी, ए बी और ए सी को। तो यह जो अनुपात होगा इसका वो उतना ही अनुपात जो होगा ए और ए सी का होगा। यानी क्या होगा, थेल्स प्रमेय से ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए बाई ई सी के बराबर होगा। तो ए डी का मान है 5 और डी बी का मान है 6, फिर जो है ए का मान है 8 और ई सी तो निकालना ही है। कैंची गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 ई सी बराबर 8 छक्के 48, 6 और 8 में गुणा होगा तो ई सी बराबर 48 बट्टा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 9 पचे 45 और फिर 3 जीरो हो जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो जीरो बैठ जाएगा, 5 छक्के 30, 9.6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका होगा कौन, सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, क्या कहता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो इसको थेल्स ने कहा है। आप यदि त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे, आपके बुक में जो दिया हुआ है उसमें आप जब जाएंगे प्रश्नावली 6.1 के बाद का जो थियरी मिलेगा आपको, जो 6.2 के लिए होगा उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें थेल्स ने इस स्टेटमेंट को कहा है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 74 देखते हैं। 74 नंबर, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा कितनी, 2, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं पीए और पीबी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार ये दोनों है कि कोण एपीओ बराबर 40 डिग्री, ये वाला जो कोण है वो कितना है, 40 डिग्री है। तो कोण ओ ए बी निकालिए, ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है, क्लियर। कुछ 2-3 बातें हैं मोटा मोटी जो इस से संबंधित आपको पता होना चाहिए, चूँकि ये वृत्त चैप्टर का है तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि जो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, क्लियर। तीसरी बात ये होना चाहिए कि ये जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं कौन, तो PAO और PBO, ये PAO एक ट्रायंगल है, एक है PBO जो ट्रायंगल है, दोनों आपस में समरूप होंगे तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बातें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो यह जो है 40 है तो नीचे वाला भी 40 हो जाएगा। इस तरह से कोण APB का मान जो हो जाएगा 40 + 40 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। अब जो है कोण PAO का मान कितना होगा, तो OA जो है क्या है, लंब है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो है OAB का मान निकालना है, OAB का मान निकालना है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, ये थी PAB को मैं कैलकुलेट कर लूँ तो आसानी से जो है इसको घटा दूंगा इस PAO में से तो निकल जाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले देख लीजिए आप, यह जो है 80 आ गया। तो इस त्रिभुज में यदि हम चलें PAB में चलें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह 80 है तो इसका A और B का योग, ये जो दिख रहा है इस साइड वाला, इसका योग कितना होगा, 100 होगा दोनों का। तो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है तो आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस एंगल को निकालना है, यदि हमको कोण PAB को निकालना है
तो मैं 100 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो निकल जाएगा, तो हो गया 50 डिग्री। अब ये 50 आ गया और हमको निकालना है ओ ए बी निकालना है, तो पी ए ओ में से पी ए बी घटा देंगे, निकल जाएगा। तो 90 में से 50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा तुम्हारा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, थोड़े जटिल सवाल हैं, आप ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवालों को इग्नोर करने का ही प्रयास करेंगे, बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर पी आर है, तो कोण पी क्यू आर का मान निकालिए। तो देखिएगा क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, तो आप जानते हैं कि वृत्त के यानी अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पी पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा तो कह रहा है कि यहाँ पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू और पी आर बराबर है। तो किसी त्रिभुज में आप जानते हैं कि जो समान भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यह कोण और यह कोण आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको निकालना है पी क्यू आर, ये वाला कोण निकालना है। तो बस यह 90 हो गया, तो दोनों का योग 90 होगा, 90 को हाफ कर दो तो निकल जाएगा योग। इसके लिए क्या होगा, 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी होगा। 77 नंबर देखते हैं। 77 क्या है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री। यहाँ पे मैं बना दूं, एक वृत्त है ओ केंद्र का और ए बी ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ से एक हो जाएगा, यहाँ से एक, सॉरी स्पर्श करते हुए आप खींच लेंगे। ये है बी है और ये क्या है, सी है, कि कोण बी ओ सी यह जो कोण है कितना 110 डिग्री है, तो सी ए ओ का मान निकालना है। कौन सा, सी ए ओ। जो क्वेश्चन अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसी हिसाब से है ये, इसका मान निकालना है। तो कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। यह जो है 110 डिग्री है और यह 90 है, यह भी 90 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। तो 90 है, 180 और 110 ही हो जाएगा। इसको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 360 डिग्री है, तो यह खुद 90 हो गया, यह भी 90 हो गया, 180 हो गया और 110 हो गया। तो 180 यानी 180 ये सामने वाला दोनों होगा, 180 में से 110 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 70। कोण बी ए सी का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा, है ना, 70 डिग्री है। अब कह रहा है हमको क्या, सी ए ओ निकाल लो, नीचे वाला निकालना है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा, समरूप होगा। इसका डिस्कशन हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये 70 का हाफ कर दो, ये भी एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समरूप होगा तो संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो कोण सी ए ओ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम 70 को हाफ कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 35 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है। एक वृत्त में बना देता हूं और यहाँ एक टी पॉइंट है, टी से जो है इसकी लंबाई जो है 12 cm में रख देता हूं। यहाँ मैं लिख दिया टी और ये हो गया 12। ठीक है, और केंद्र से टी की जो दूरी है वो 13 cm है। यहाँ मैं इसका सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ ओ मान लेता हूँ। इसकी दूरी कितनी है, 13 यहाँ दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, मान लीजिए कि यह जो है जहाँ स्पर्श कर रहा है इसको, यह पॉइंट एस है ना। तो आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये तो 90 डिग्री होगा। 90 के सामने ये क्या होगा, कर्ण होगा। इसको एच से डिनोट कर लो और ये त्रिज्या लंब है तो इसको पी से दिखा दो और ये जो है टी एस को क्या कर दो, बी से दिखा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर और बी कितना है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144, यानी ये हो जाएगा कितना, 25। किसका मान है, ये पी का स्क्वायर है। तो पी बराबर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस √25, यानी प्लस माइनस 5। तो चूंकि साइड जो है वो तो निगेटिव नहीं होगा तो 5 आएगा, यानी पी क्या है, उसकी त्रिज्या है।
5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 79 देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ दिया हुआ है ओ, ये जो केंद्र है वृत्त का, कोण क्यू पी आर 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है। तो कोण जो है ओ क्यू आर निकालिए, ओ क्यू आर ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, वृत्त में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक ही आधार हो और दो एंगल बन रहे हो, एक केंद्र पे बन रहा हो और एक उसके परिधि पे बन रहा हो, तो केंद्र पे बना जो कोण होगा, जो केंद्र पे निर्मित कोण है वो परिधि के कोण का दुगुना होता है। यानी यहाँ जो होगा कोण क्यू ओ आर जो होगा ट्वाइस ऑफ कोण क्यू पी आर होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 गुणे ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान होगा कितना, 120 डिग्री। अब हमको निकालना क्या, ये भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, तो इसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यदि हम त्रिभुज ओ क्यू आर में चलते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस दोनों कोणों का योग जो होगा, कोण क्यू और कोण आर का जो योग होगा कितना होगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो यानी 60 हो जाएगा। यह दोनों एंगल आपस में बराबर है, उस केस में मैं क्यू सिर्फ लिखा हूँ, जबकि एक्चुअली होगा ओ क्यू आर होगा। यहाँ क्यू के 2 मान हैं, तो नीचे वाले की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो क्या करेंगे, इस ओ क्यू आर को निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 को हाफ कर देंगे। तो कोण ओ क्यू आर बराबर 60 डिग्री बाई 2 यानी हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा कितना होगा, बी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर, परिसर समझते हैं आप, परिसर है ना। परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, यही पढ़े हैं आप लोग। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो सबसे हाईएस्ट इसमें देखिए क्या है, 84 है और सबसे कम 15 है, घटा लो इसको। 14 में से 5 गया 9 और 7 में से गया 6, 69। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, 81 नंबर कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 एन का समानांतर माध्य निकालिए, क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है। तो योग निकालो, ऊपर जो देख रहे हैं आप ब्रैकेट संख्याएं दी गई हैं, तो उनका योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और उनकी संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर n तक दिया हुआ है। तो संख्या को नीचे आप मूल बट्टा में लिखेंगे तो यहाँ नीचे गुणा हो जाएगा, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी n प्लस 1/2 होगा। माध्य निकालेंगे तो इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा आपका आंसर। 82 में कह रहा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो 2 माध्य, फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। 83 नंबर देखते हैं। प्रेक्षण दिया हुआ है 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक। बहुलक पता है, जो ज़्यादा बार आए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ जांच कर लीजिए, 12 जो है मात्र 2 बार है, 13 1 बार, 2 बार 3 बार है, 11 जो है यहाँ पे 12 है, ये देख सकते हैं 2 बार, सॉरी 13 जो है 1 बार है हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 11 भी 2 बार है, तो हम 13 ही सबसे अधिक बार है, तो इसकी जो बारंबारता हो जाएगी वो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी 13। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 है, तो x का मान निकालें। तो माध्य बराबर अभी बताए हैं कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या होता है। तो योग निकाल दो, 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x बट्टा संख्या 1 2 3 4 5 है ना। तो माध्य इसका कितना है, यहाँ पे रख देंगे 10, तो इसको गुणा करेंगे तिरछा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, बराबर इसको जोड़िए 7 और 9
16 हो गया, 16 और 13 जो हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 10 39, 39 और 5 यानी 15 उसमें जोड़ना है तो 44 प्लस एक्स का मान निकालने के लिए 44 इधर माइनस करेंगे तो जो एक्स का मान होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही होगा। आइए 85 नंबर देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता जो होता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है बड़ा और बराबर होती है 0 के और छोटा और बराबर होती है 1 के, यानी 0 से 1 तक ही लाइज करती है। 0 और 1 भी हो सकता है और इसके बीच में ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है। तो अधिकतम मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 86 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता अभी बताया हमने 0 से 1 के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ठीक है, हाफ है, ये भी जो है 0 से 1 के बीच है, ये भी जो है उसके बीच है, यह जो है 1 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है आपका ये होगा आपका आंसर डी नंबर। 87 में कह रहा है एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो 2 का गुणा जाने की क्या प्रायिकता। पासा पे क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 और 6 यही लिखे हुए रहते हैं। तो 2 के गुणा जिसमें कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल 3 परिणामों की संख्या, जो परिणाम है 3 है बटा संभव परिणामों की संख्या, तो पासे पे 6 तक होता है तो 6 1/2 यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। ठीक है, 88 नंबर देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, इसके लाल रंग का पत्ता होने की क्या प्रायिकता। तो लाल रंग के कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो एक होता है लाल पान और एक होता है ईटा। ईटा भी लाल होता है, ये भी लाल होता है, तो दोनों 13 13 होते हैं तो 26। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 26 और कुल परिणामों की संभव संख्या तो 52 है। टोटल ताश की गड्डी 52 होती है तो 1/2 यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, 89 नंबर देखते हैं। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो उसके क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, यही हो सकता है। तो कम से कम एक शीर्ष एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो टेल टेल है लास्ट में। तो कितने अनुकूल हैं, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी कम से कम एक है, 2 है तो एक है ही। तो अनुकूल है 3 और टोटल कितने हैं, तो 4। घटना का अनुकूल है 4 तो 3/4 होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी नंबर है। ठीक है, आइए जो है 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। तो देखिएगा, एक सिक्का यदि हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, क्लियर। दूसरा सिक्का यदि उछाला जाए तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें भी टेल आएगा। यदि फर्स्ट वाले में हेड आया है तो दूसरे में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरे में भी हेड आ जाए तो या तो फिर जो है तीसरा उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा में यदि टेल आ जाए तो या तो इसमें हेड आएगा या तो तीसरे में क्या आएगा, टेल आएगा। फर्स्ट में यदि टेल आता है तो दूसरे सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसी तरह से, सॉरी यहाँ टेल लिखेंगे। तीसरे को उछालते हैं, यदि दूसरे का हेड है, तीसरे को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और दूसरे वाले में यदि टेल है तब भी तीसरे को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से केसेज बनते हैं, हो सकता है कि क्या हो, हेड 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 हो, तीनों में हेड भी है, एक पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। हो सकता है कि पहले और दूसरे में हेड हो, तीसरे में टेल हो, हेड हेड टेल हो जाए। हो सकता है कि पहले में हेड हो, दूसरे में टेल हो, तीसरे में हेड हो, हेड टेल हेड। ये भी हो सकता है कि पहले में हेड हो, दूसरे में टेल हो, तीसरे में टेल हो, हेड टेल टेल। अब इस केस के लिए देखते हैं, पहले में टेल हो,
दूसरे में हेड हो, तीसरे में हेड हो, टेल, हेड, हेड। ये भी हो सकता है कि पहले में हेड टेल हो, दूसरे में हेड हो, तीसरे में टेल हो जाए, टेल, हेड, टेल। ये भी हो सकता है कि पहले में टेल हो, दूसरे में भी टेल हो जाए, तीसरे में हेड हो जाए, टेल, टेल, हेड। ये हो सकता है कि पहले में भी टेल हो, दूसरे में भी टेल हो और तीसरे में भी टेल हो, टेल, टेल, टेल। कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। आइए जो है 91 देखते हैं। ये कह रहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अंतःवर्ग का क्षेत्रफल हो। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या 8 cm है और इसके अंदर जो है एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, अंदर क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप देख पाएंगे यह जो है त्रिज्या है, तो एक कोना में आप जो इसका विकर्ण होगा वर्ग का, वो यहाँ इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के योग के बराबर है, डी के बराबर होगा। यहाँ से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। तो विकर्ण कितना है? 8 + 8, ये 8 है और ये भी 8 है, दोनों त्रिज्याएं हैं, ये बीच में सेंटर है, तो 8, 8, 16, मैं 16 लिख दे रहा हूँ, बराबर √2 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा और ये हो जाएगा भुजा, यानी भुजा बराबर क्या आया? 16/√2। तो क्या पूछ रहा है? अंतःवर्ग जो है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसीलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 16/√2 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करोगे 256 और √2 का 2 हो जाएगा, इससे इसको कट कर दो, 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 128 cm²। ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए एक दिया हुआ है 2πr1 रेशियो 2πr2 बराबर 4:5। रेशियो का मतलब बट्टा हो जाएगा, तो 2π से 2π कैंसिल, यानी r1 रेशियो r2 बराबर क्या हो जाएगा? 4:5। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr1² रेशियो πr2² बराबर, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी r1 रेशियो r2, r1² रेशियो r2² निकाल देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 50 25, 16 रेशियो 25 होगा, 16:25। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ठीक है, 93 देख लेते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 cm² है, तो इसकी भुजा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 9√3। ठीक है, इसीलिए होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा ही पूछा जा रहा है, ये फार्मूला होता है, तो 9√3 ऊपर √3 है, यहाँ भी ऊपर एक ख़त्म हो जाएगा, या भुजा बराबर क्या होगा? तो वर्गमूल करेगा 9 का, और 4 यहाँ जो भागा कर रहा था ये भी जाके उधर गुणा करेगा 4 का, तो 9 के बदले 3 बाहर निकलेगा और 4 के बदले 2, 3 दूनी कितना होगा? 6 cm, यानी इसकी भुजा जो हो जाएगी वो 6 cm। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। ठीक है, 94 नंबर देखते हैं। यदि r1 तथा r2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग r है ना, सॉरी, r1 r2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, तो कौन सा रिलेशन से होगा? तो सिंपल सी बात है, परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr, तो 2πr1 + 2πr2। जो दो त्रिज्याओं r1 और r2 त्रिज्या वाले जो दो वृत्त हैं उनकी परिधियों का योग जो है एक
अलग वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है उसके बराबर है 2 पाई r के बराबर है। तो यहाँ 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या रिलेशन आया, r1 प्लस r2 बराबर बड़ा r। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 95 देखते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को जो है 3 गुना कर रहा है, तो 1/3 पाई त्रिज्या को भी 3 गुना कर रहा है तो 3r स्क्वायर और h को कर दे रहा है 3h। सॉल्व करिए, 1/3 पाई 9r स्क्वायर है ना, गुणा लगा देते हैं और 3h, तो 9 तरीका कितना हो गया 27, यानी 27 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h तो पूर्ववर्ती स्थिति में होता है, यहाँ 27 गुना हो गया, तो ऑप्शन होगा आपका 27 गुना, ऑप्शन नंबर डी होगा, उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर देखते हैं। r त्रिज्या वाले अर्ध गोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अर्ध गोला है ना, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और ये जो है ये वृत्ताकार हिस्सा भी ऐड हो जाएगा तो पाई r स्क्वायर, तो बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर कुल पृष्ठ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा इसका आंसर। 97 में कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन, फॉर्मूला 1/3 पाई h r बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस r इंटू r, ये ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 98 में उस समानांतर श्रेणी का सारवंतर होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 है। तो a18 का मतलब हो गया a प्लस, यदि उसका प्रथम पद a हो और सारवंतर d हो तो a प्लस 17d माइनस a14 का मतलब हो गया a प्लस 13d बराबर 32, d का मान निकालना है, a प्लस 17d माइनस भेज दो तो माइनस a माइनस 13d बराबर 32, ए से 1 कैंसिल, 17 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा 4d 32, 4 8 32, डी का मान आया कितना 8, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। गोला का व्यास जो है 42 cm है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो डी दिया है 42 cm, तो डी सिंप्लाई आर हो जाएगा 21 cm, तो इसीलिए पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है गोला का 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर 4 22/7, r का मान है 21 गुणे 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, इसको गुणा कीजिएगा तो आएगा 5544 cm स्क्वायर। अब गुणा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेमी है, तो इसका आयतन होगा h बराबर दिया हुआ है 14 और वक्र सतह का क्षेत्रफल 64 है, 2 पाई RH बराबर 264, तो पहले r निकाल लो, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r और h है 14 बराबर 264, 7 दूनी 14, r का मान हो जाएगा 264 बट्टा नीचे है ये 2 है 22 है और फिर 2 है, यानी 22 गुणे 4, 22 इसको कट करेंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 4 3 12, r बराबर 3 आया है। तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है बेलन का, तो पाई r स्क्वायर h 22/7, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और h जो है 14 है, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 से 22 में गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 जो है सेंटीमीटर,
396 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। आप सभी ने देखा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बनेगा। इसके बाद से जो है मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बार बार जो है रिपीट होते हैं, हर एक विगत कई सालों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनका भी वीडियो बनेगा, उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है अपलोड होता है तो उसकी सूचना आपको मिल सके। साथ ही जो है दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, और किसी तरह का प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, आई होप कि आप एग्ज़ाम में जाने के बाद से जो है अपना सबसे अच्छा बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन दिखाएं, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, पुनः थैंक यू वेरी मच।